गुड मॉर्निंग। ऑल इला क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं आज बहुत ही अच्छे जगह पर हूँ। मैं अपने गांव में हूँ। ये गांव मेरा देख रहे हैं आप पूरी तरीके से बैकग्राउंड और पीछे दिखाई दे रहा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है दोस्तों। ये मैं जिला जो है अपने राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर मेरा जो गाँव अवस्थित है वो मालदा में है दोस्तों। मैं इसमें जो है परिस्थितियाँ विपरीत है, क्योंकि हेल्थ चेकर्स को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बहुत केयरफुल रखना चाहिए, क्योंकि जो इस समय सिचुएशन चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अपने आप को बचाव होने की आवश्यकता है। आप मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, उसके बाद भी फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए, और जब आवश्यकता पड़े तभी बाहर निकले। दोस्तों मैं जिस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाला हूँ, टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करूँगा। और ख़ासकर जो है ये ऐसी प्रोसीजर है कि बहुत समझने की प्रोसीजर है वो बच्चों के लिए जो पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोगों के लिए जो एचजीएस एग्ज़ाम में अप्रेस होने वाले हैं। तो मैं एचजीएस का ही सवाल पूछा गया था 2007 में, यूपी में पूछा गया था, और उसके बाद में ये तमाम ऐसे हर स्टेट में ये कम से कम पूछा जाता है। तो ये पावर्स जो है अमेंड की जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 368 में ये पावर्स दिए गए, कहाँ दिए गए, 368 में पावर दिए गए हैं। और इसमें 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया बताया गया। एक सिंपल जो है सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, और स्पेशल मेजॉरिटी बाय स्टेट रेटिफिकेशन में भी बताया गया कि स्टेट की जो 50% अगर उसका रेटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है तो अमेंडमेंट होता है। अब ये बिल कहाँ रखा जाएगा, तो 2 चीज़ें हैं। संसद में 3 लोग शामिल हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब ये जो है बिल जो है रखा जाएगा संसद के किसी पटल पे, चाहे वो लोकसभा में रखा जा सकता है या राज्यसभा में रखा जाता है। और जो परजेंट वोटिंग होती है कि 1% वोटिंग होती है, 51 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी है, 51 से संसद जो है जो पार्लियामेंट में मेंबर्स जो बैठते हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि अब ये इसकी प्रोसीजर क्या है। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल कहाँ दिया गया, 368 में दिया गया है। और इससे संबंधित कई केस लॉस भी हैं। केस लॉस में बहुत संसद से और उसके बाद में क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही हस्तक्षेप हुआ, बहुत गतिरोध हुआ है, बहुत आमना सामना भी करना पड़ा है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नए बेसिक स्ट्रक्चर भी अराइज किए हैं, और उसमें कहा मेरे गने में तेरा क्या काम है। ये सारे सिस्टम उसी में शामिल किया गया कि कार्यपालिका यानी एजुकेटिव, और उसके बाद जुडिशरी, और उसके बाद में इसमें किसी तरीके से डिस्प्यूट न राइज हो पावर्स को लेकर, इस सब पर इंटरप्रेट किया गया है। और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को जो भी क्या किया गया है, सिक्योर किया गया है, और उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है, और उसको प्रोटेक्ट करने का राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट को है। अब मैं देखता हूँ दोस्तों कि ये 3 प्रोसीजर की बात बता देता हूँ। अब उसके बाद में कल मैं जो है आपको बैरेक्ट में जो पूरी प्रोसीजर है उस पर चर्चा करूँगा। अभी जो नॉर्मल है जिस पे हमें चर्चा करना, मैं उस पर करूँगा। अब साधारण बहुमत में जो है ये 368 से जो है वो भिन्न है, और उसमें जो टोटल आर्टिकल्स हैं, अब जैसे कि राज्यों द्वारा जो राज्य से एक दूसरे राज्य की सीमाओं लेना देना, या वेतन संबंधित जो है जो लोक सेवा अधिकारी हैं या न्यायिक पालिका है, कार्यपालिका, उनके वेतन संबंधित जो है सारी चीज़ें वो से 368 से उसका कोई नाता नहीं है। और वो जो है आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 है, 769 है, और उसके बाद में 239A है। ये सब सारी चीज़ में बताए गए हैं। अब उसके बाद में एक होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी वाली चीज़ आती है कि स्पेशल मेजॉरिटी की बात कहाँ की गई है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के जो संविधान के कई अन्य भी प्रोविजंस आते हैं, संविधान का जो है कई अन्य प्रोविजंस भी आते हैं। अब इसमें जो है 1 और 2, 3 सम्मिलित नहीं है। इसमें जो है जो 368 का जो है 1 और 3 जो है सम्मिलित नहीं है। इन उपबंधों को जो है केवल संसद के विशेष बहुमत, यानी संसद के जो विशेष बहुमत और जो परजेंट वोटिंग हो 2/3 होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, ये बताता है। अब बताता है स्पेशल जो है स्पेशल एक होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी बाय रेक्टिफिकेशन स्टेट, यानी इसमें कहा गया कि अगर कोई बिल लाया जाता है, और बिल किन नेचर पर लाया जाएगा, तब स्टेट रेटिफिकेशन के लिए जाएगा। तो वो 6 ग्राउंड्स है, उस पर हमें चर्चा करूँगा। तो पहला ग्राउंड्स ये है
कि राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए, कहाँ राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो आर्टिकल है 54 से लेकर 55 तक है। और उसके बाद में जो है यूनियन और स्टेट के जो एजुकेटिव पावर्स का जो है स्टैंड करना हो, तो उसके बारे में क्या नाम है आर्टिकल 73 से लेकर 173 162। और उसके बाद में जो है यूनियन और स्टेट के जो है जुडिशरी से रिलेटेड हो, तो आर्टिकल 124 147 214 से लेकर 231 और आर्टिकल जो है 231 से लेकर 241 तक, ये सारे नेचर्स को जो मतलब हो। और उसके बाद में कहा गया है कि फोर्थ बात करता है कि यूनियन और स्टेट के बीच जो है विधायी शक्ति यानी जो है लेजिस्लेचर जो पावर्स है उसके बारे में बात करता है, जो 245 से लेकर 255 तक है। संसद के राज्यों के जो है प्रतिनिधि जो है शेड्यूल 4 की बात करता है, या 368 खुद 368 में जो प्रोविजंस को जो अमेंडमेंट करते हैं, इसमें स्टेट का जो है रेटिफिकेशन लेना जरूरी है। 50% जो रेटिफिकेशन अनिवार्य है। अब इसमें बहुत ही रस्साकसी चला इसे। अब इसमें मतलब ये देखेंगे कि संशोधन की जो पावर बताई गई है उसमें बताया गया है। अब इससे सबसे पहले एक केस आया था, वो केस का नाम क्या था, शंकरी प्रसाद बराम भारत संघ AAR 1951। यानी एक केस आया था कि क्या संविधान में संशोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। संसद की जो परीक्षण यहीं से शुरुआत हुआ, यहीं से कहानी दोस्तों संशोधन की शुरुआत हुआ। और उसके बाद में इस कहानी में यह हुआ कि संविधान के संशोधन के जो सख्त है, जिनमें क्या है फंडामेंटल राइट यानी पार्ट 3 भी शामिल है, यानी मूल अधिकार भी शामिल है। और अनुच्छेद 368 में क्या है, ये निहित है। क्या है, अनुच्छेद 368 निहित है, इसलिए संविधान में संशोधन संसद कर सकती है। अब उसी के बाद जस्ट जो है एक केस आया था 1965 में आया था, शंकरी प्रसाद बराम राजस्थान राज्य। 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है डिटरमाइन किया। ये प्रश्न ये था कि जो है क्वेश्चन ये था कि जो उच्चतम न्यायालय जो है ये समझ उसके सामने जो है फिर वही बातें आए कि संसद जो है संविधान को संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस मामले में शंकरी प्रसाद के केस को क्या है वो अप्रूवल कर दिए कि शंकरी प्रसाद के केस को कहते संसद संशोधन कर सकता है, उसकी शक्तियाँ असीमित हैं। बाद में एक बहुत अच्छा केस आया, वो केस का नाम है गोलकनाथ ब्रदर्स स्टेट ऑफ पंजाब राज्य। ये केस बहुत फेमस केस है। इस केस की कहानी कई मोड़ लेती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस में ये कहा गया 1967 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केसेस आया, और ये केसेस में ये कहा गया कि संविधान में जो है संसद जो है संशोधन की प्रक्रिया जो 368 में बताई गई है वो धारा 13 या आर्टिकल 13 में विधायी शक्ति है, ना कि वहाँ 368 में उनको शक्ति। यानी कहा गया कि इस मामले में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस को क्या कर दिया, उल्ट दिया, दोनों केस को उल्ट दिया। और उसमें ये कहा कि उसमें सुब्बा राव भी जस्टिस थे। इसमें ये कहा कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह जी के मामले को अपने ही निर्णय को क्या क्या उल्ट दिया, और ये डिटरमाइन किया कि संसद मूल अधिकारों को जो है संशोधन कर सकती जो पावर प्राप्ति नहीं है। यानी आप जो है संसद जो है फंडामेंटल राइट्स को संशोधन अमेंड कर ही नहीं सकती है, उसके पास पावर ही नहीं है। कितनी अच्छी बात कही कि इसमें जो है अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती, उसके पास पावर से नहीं है। अब इसमें ये कहा कि क्योंकि इस संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है ये संविधान जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये लॉ है, ये विधि है, और ये विधि माना गया। संविधान मूल अधिकार जो है ये नेचुरल राइट्स है, इसमें संसद कोई हेरफेर नहीं कर सकती है। अब संसद को लगा यार ये तो मेरे पावर्स के ऊपर बढ़ के बात कर रहा है, अभी मैं नहीं संशोधन कर सकता हूँ, तो एक अमेंडमेंट लाया गया। वो अमेंडमेंट है 24वां अमेंडमेंट है। 24वां अमेंडमेंट जो है उच्चतम न्यायालय गोलकनाथ के मामले को निर्णय को दिए गए जो उसके प्रभाव है, जो उसके ग्रहण लगे हुए थे, उस ग्रहण को दूर करने के लिए ये 24वां अमेंडमेंट लाए गए। और इसमें इस संशोधन में अनुच्छेद 13(2) संशोधन किया गया, 13(2) को भी संशोधन किया गया, और जो है इस खंड के जो है नया खंड 4 जोड़ा गया। इसमें ये प्रोविजन दिया गया कि इसमें संविधान की किसी बात होते हुए संसद जो है अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी संसद जो है अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और उसके बाद में ये कहा कि संविधान में किसी भी प्रोविजंस में क्या है अमेंड कर सकती है, क्या नाम है परिवर्तन या रिपील भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है।
और उसके बाद में चेंज भी कर सकती है। ये कहा किसी भी प्रोविजंस में। अब ये आर्टिकल जो है यानी 24वां अमेंडमेंट में ये कहा गया। अब इसमें इस केस का डिस्प्यूट हुआ, जो है इस अमेंडमेंट में डिस्प्यूट हुआ। फिर इस अमेंडमेंट के बाद में एक जस्ट केस आया। वो केस है बहुत फेमस केस है, लाइट केस से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो है एक तरीके से ऐतिहासिक फैसला दिया गया। और इसमें ऐतिहासिक फैसले में ये हुआ कि इसमें यह कहा गया कि संविधान में संसद मूल अधिकार को भी संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। और उसके बाद में कहा कि इसमें जो है इस केस में कहा कि ऐतिहासिक मामले संविधान 24वें संशोधन अधिनियम की विद्यमानता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। और इस मामले में मुख्य विचार्य प्रश्न ये था कि संविधान अनुच्छेद 367 में संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है और उसकी क्या सीमा है, यानी इसकी जो क्या पैरामीटर्स है, पैरामीटर पर ये केसेस हेल्ड किया गया। तो इस मामले में न्यायालय ने ये जजमेंट दिया कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संसद जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है बहुत ही व्यापक है, वो संशोधन कर सकती है, नो डाउट। और उसके लिए किंतु वो असीमित नहीं है। वो जो है संसद जो है वो पूरी तरीके से असीमित नहीं है। वो ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है कि संविधान के मूल तत्वों को उसका जो है अब ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है कि जो फंडामेंटल राइट के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करता। देखा, एक नई राय दिलाया, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा को जो है कहीं कम ना करता हो। अगर कम करता हो तो संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है। अब संसद को ये भी नई चीज़ से देखने को मिल गया, यार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कोर्ट ने कहा कि अब वो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिक्लेयर कर दो, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया। ये कहा मैं समय समय काल परिस्थिति पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है बताता हूँ कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या नहीं है। तो इस केस में जो है आधारभूत ढांचों को सिद्धांत पर जो है इसमें कहा गया कि समय वो संविधान में निहित है। संसद जो प्राधिकरण के भीतर में शब्द का प्रयोग करना है, वो अपनी लिमिट, अपने दायरे के अंदर से जो है पूरे पावर्स को क्या है वो प्रयोग करना है। अब इसमें कहा कि आधारभूत ढांचे क्या है। केशवानंद भारती के केस में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सर्वप्रथम केशवानंद भारती केस में प्रयोग किया गया। और ये न्यायमूर्ति सीकरी के अनुसार, जो न्यायमूर्ति सीकरी के अनुसार संविधान के आधारभूत ढांचा को उदाहरण है। जो न्यायमूर्ति सीकरी है, संविधान के मूल जो ढांचा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसके क्या है वो ढांचा है। और उदाहरण प्रस्तावों का संपूर्ण योजना उन्होंने तैयार किया था। क्या तैयार किया था? अब उन्होंने क्या क्या कहा कि संविधान की सुप्रीमेसी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, और उसके बाद में कहा कि सरकार का गणतांत्रिक और प्रजातांत्रिक रूप यानी जो डेमोक्रेटिक है, और उसके बाद में जो रिपब्लिक है। उसके बाद कहा कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष का स्वरूप, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को लेकर जो है सेपरेशन। और उसके बाद में पांचवी बात कहा कि संविधान की परसंघीय प्रकृति यानी संविधान की जो फेडरल नेचर्स उसकी बात कहा। अब ये कहा न्यायमूर्ति श्री सिलेट और ग्रोवर के अनुसार इन्होंने भी कुछ डिफाइन किया कि ग्रोवर न्यायमूर्ति, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की। कहा कि संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणनात्मक लोकतांत्रिक स्वरूप, देश की संप्रभुता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघात्मक स्वरूप, और इसी के साथ में जो है संघात्मक स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों के विभाजन, व्यक्ति की गरिमा भाग 3 में दी गई जो विभिन्न स्वाधीनता मूल अधिकारों की शक्तियों के विभाजन, व्यक्ति शक्तियों के विभाजन, और उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा भाग 3 में दी गई है विभिन्न स्वाधीनता और मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के भाग 4 में निहित कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, देश की एकता और अखंडता। एक जस्टिस न्यायमूर्ति हेगड़े थे, उन्होंने कहा भारत की संप्रभुता, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, देश की एकता, व्यक्तिगत स्वाधीनता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उदाहरण की ढांचा की बात की गई। अब एक केस आया था, क्या नाम है, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने, उन्होंने भी बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट दी। उन्होंने कहा विधि शासन, न्यायपूर्वकन के शक्ति, लोकतंत्र जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित हो। न्यायाधीश के ट्रांसफर में के मामले में जो है 1982 में
ये भी अब मामला डिटरमाइन किया गया कि आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान के आधारभूत ढांचा है। यानी 32 के जो जुरिडिक्शन की बात कही गई, तो जो है उस केस में जो है कहा कि 32 के संविधान की ये ढांचा है। ठीक है। केशवनंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए संविधान संशोधन आधारभूत ढांचे किसी प्रकार के क्या है संशोधन नहीं कर सकती। संसद किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अब ये जो है 24वां अब इस प्रभाव को दूर करने के लिए 42वां संशोधन अधिनियम जो है केशवानंद भारती के केस के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय निर्णय के विरुद्ध ही प्रक्रियात्मक स्वरूप संसद ने 42वां संशोधन पारित किया। यानी जो है संसद इस सारे जो है बेसिक स्ट्रक्चर के प्रभाव को दूर करने के लिए जो है 42वां अमेंडमेंट पारित किया गया। 42वां अमेंडमेंट पारित किया गया और उसमें खंड ये जोड़ा गया 368 में 4 और 5 जो है खंड जोड़े गए और 4 खंड के में ये प्रोविजन दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन किसी भी प्रकार के न्यायालय किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी। यानी संसद जो है खंड 4 में ये कहा गया है कि संसद कुछ भी करे, काला करे, लाल करे, ग्रीन करे, यानी उसके सारे अख्तियार हैं और वो किसी उसके अख्तियार पर कोई हस्तक्षेप ना करे। ये 368 सेक्शन सब क्लास जो है आर्टिकल सब क्लास 4 में कहा गया और सब क्लास 5 में ये कहा गया कि संविधान संशोधित करने का संसद की जो पावर्स है किसी भी प्रकार से उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि संविधान को संशोधन करने की जो पावर्स है उसे किसी भी प्रकार का जो है क्या है निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, ये बात कहा गया। इसके बाद में एक केस दाखिल किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AR 1980 के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है एक मिनर्वा मिल्स मामले में क्या हुआ कि 4 और 5 का जो है क्या है सीधा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बाजा बजा दिया संसद का। अब बाजा बजा दिया 4-5 बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया और ये कहा कि जो है ये सारे जो प्रोविजंस जो 4-5 प्रोविजंस हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं जो है असंवैधानिक है। और उसके बाद में ये कहा कि इसमें मामले में निम्नलिखित तत्वों का आधारभूत ढांचों को भाग माना। यानी संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति ये भी बेसिक स्ट्रक्चर मारा। कुछ अधिकार और राज्यों की नीति निर्देशक तत्व का सामंजस्य, कुछ मामलों में मूल अधिकार, कुछ मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये बात बताई गई। एक के साथ था वामन राव बनाम भारत संघ AR 1981। इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने ये डिटरमाइन किया कि 24 अप्रैल 1993 में जिस दिन केशवानंद भारती का मामला डिसाइड हुआ था उसी दिन वामन राव का मामला डिसाइड हुआ। उसमें यह कहा गया कि निर्णय हुआ कि संविधान संशोधन जिसमें सभी शामिल हैं जिनके द्वारा समय समय पर शेड्यूल संशोधन किया गया है और विद्यमान तथा संवैधानिक है, किंतु इस तारीख के 50 नवीं अनुसूची में किए गए सभी संवैधानिक संशोधन की विद्यमानता इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संसद जो संवैधानिक शक्ति से बाहर है और संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। यानी जो नवी शेड्यूल है, जो नवी अनुसूची है, उसमें ये कहा गया कि जो है किसी तरीके से वो मतलब संसद जो है वो संशोधन कर सकता है, कोई चीज़ नई शेड्यूल में डाल सकता है। और इसमें ख़ास बात ये है कि संसद जो है जो कुछ भी डाला हो वो जो है न्याय पुनर्विलोकन के दायरे में नहीं आता है, तो उसे जो है न्याय पुनर्विलोकन के दायरे में बनाने का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस चीज़ को जो है उन्होंने संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना है कि नई अनुसूची को भी जो है न्याय पुनर्विलोकन के दायरे में रखा। ठीक है। और एक केस आया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया गया कि भारत जो है विधि के समसामता भारतीय संविधान का मूल तत्व है। यानी रूल ऑफ लॉ जो है ये एक मूल तत्व है, क्या है ये बेसिक जो है एलिमेंट्स है। ठीक है। और उसके बाद में इसे समाप्त किया हटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या कहा कि अब निर्धारित किया कि विधि सम्मति यानी आर्टिकल 13 को इसे जो है समाप्त किया नहीं किया जा सकता, ये बेसिक एलिमेंट्स है, इसे किसी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता है। एक केस आया था R.A. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य AR 2007 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया 24 अप्रैल 1973 की नवीन अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संवैधानिकता का न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। जो ये R.A. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य का केस है
उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो नवीन सूची में शामिल अधिनियम में संवैधानिकता पर न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जो है या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और यदि मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है तो इस प्रकार अब नवीन सूची में पुनर्विलोकन के अधीन है। अब ये दोस्तों मैं केस लॉ पर चर्चा किया हूँ और उसके साथ साथ मैं कल जो है उस पर बेर एक्ट पर आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये देखिए हमारी गांव की सुंदरता कितनी अच्छी है, मैं पीछे से देख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि मैं जिस धरती पर जन्म लिया हूँ वो स्वर्ग यहीं पर दिखाई देता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।